सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की जो हमारी व्याकरण की दिव्यम, यह आपकी दिव्यम पुस्तक है जो आपकी CBSE में अब की बार इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में लगाई है। इसके कक्षा 6 जो भाग 1 दिव्यम की भाग 1 कक्षा 6 में यह पुस्तक लगी है। इसके प्रथम पाठ का नाम है वर्ण विचार। इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपकी संस्कृत की व्याकरण की बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन यह अब की बार आर्मी पब्लिक स्कूल में पहली बार दिव्यम पुस्तक लगी है, तो इसकी वीडियो में नए शुरुआत से पाठ के अनुसार बनाऊंगी। तो आप अपनी वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए और सभी वीडियो को पाठ के अनुसार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें वर्ण विचार, वर्णों के बारे में बताया गया है। वैसे तो वर्ण विचार के बारे में सभी जानते हैं। जो हमारी वर्णमाला है वह स्वर और व्यंजन के मेल से बनी है, लेकिन विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। जननी होता है माँ, यानी सभी भाषाओं की यह माँ है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा का ही विकसित रूप है। सामने ये आपके लिखा हुआ है, आप अपनी पुस्तक में भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर और दूसरे की बात समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो भाषा प्रयोग होती है वह अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को समझना होता है। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वैसे तो सांकेतिक भाषा भी पहले मानी जाती थी, लेकिन मूल रूप से जो प्रमाणित भाषाएं हैं वह मौखिक और लिखित होती है। इस प्रकार आपका यह वर्ण विचार वाला पाठ है, इसको हम और विस्तार से आगे पढ़ते हैं। जो आपका वर्ण विचार पाठ है इसमें मुख्य रूप से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो वर्ण या अक्षर के नाम से पहचानी जाती है। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। यहाँ पर स्वर का ज्ञान कराया जा रहा है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, जो निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर जो इन्होंने स्वर दिखाए हैं उनको आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हिंदी में भी आप स्वर पहले से ही जान चुके हैं। लेकिन जो ये आपका दीर्घ ऋकार है और लृ, ये जो आपके 2 स्वर हैं यह संस्कृत में ही होते हैं, हिंदी में यह नहीं होते। इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है और संस्कृत में 13। आप इनका उच्चारण एक बार कर लीजिए। अ, आ, इ, उ, उ, रि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये आपके स्वर होते हैं। जो आपका अस्वर होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। से सभी स्वरों को हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं और यह व्यंजन को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में स्वरों के प्रकार दिखाए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर को 3 भागों में बांटा है। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर कहलाते हैं। उनका दीर्घ रूप यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर जो संयुक्त स्वर हैं यह आपके स्वरों के मेल से ही बनते हैं। इनका उच्चारण है अ, इ, उ, रि, लृ। दीर्घ रूप में आ, इ, उ, ऋ और संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आपके जो स्वर हैं
उनसे बने हुए शब्दों को इन्होंने आगे बुक में दिखाया है। जैसे आ से अश्वः अर्थ होता है घोड़ा, आपणः अर्थ है दुकान, ई से इत्रम अर्थ है सुगंधम। इसी प्रकार इरनौका यानी जो मोटर बोट है, उपवनम बाग और ऊर्णा यानी ऊन। ऋ से ऋषि, ऋषि आपका इसी रूप में प्रयोग होता है। रि और रि ये आपके संस्कृत में ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये अब प्रयोग नहीं होते। जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनमें ये आपको दिखाई देंगे, लेकिन सामान्य रूप से अब ये प्रयोग नहीं होते। एकः एक, ऐरावतः ऐरावत हाथी, ओष्ठः होठ, औषधम दवाई। इस प्रकार ये आपके स्वरों से बने हुए शब्द हैं। संस्कृत वर्णमाला स्वर और व्यंजनों के मेल से होती है। स्वर का आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन को भी आप समझ लीजिए। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन मूल रूप से हलंत, हलंत के चिन्ह के साथ लिखे हुए दिखाई देते हैं या वे लिखे जाते हैं। जैसे का जो आपका व्यंजन का मूल रूप है वह आपका हलंतीय है। संस्कृत में आपके व्यंजन में यही विशेष होता है कि वह हलंतीय होते हैं। हिंदी में आप बिना हलंत वाले व्यंजन देखते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको सभी व्यंजन हलंतीय होंगे। यदि कोई व्यंजन हलंतीय नहीं है तो उसका अर्थ है कि उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन जो आपके क से मा तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आपके तीनों ही सकार और ह यह आपको दिखाई देंगे। अब हम अपने व्यंजनों का जो इन्होंने विभाजन किया है, जो आपके स्पर्श व्यंजन है वह आपके 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और हर वर्ग का नाम जो है वो प्रथम वर्ण पर रखा गया है। उसको भी हम देख लेते हैं। तालिका के रूप में आपकी पुस्तक में दिया गया है। देखिए का वर्ग, का वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, इय। चा वर्ग, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और जो आपके अंतस्थ हैं य, र, ल, व। और उस व्यंजन में श, स, स और ह। इस प्रकार ये आपके इनके व्यंजन की एक तालिका इन्होंने बना दी है। आप अपने व्यंजनों को यहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे स्वर का इन्होंने शब्दों के द्वारा ज्ञान कराया था, शेष आपका व्यंजन का भी इन्होंने इसी प्रकार किया है। यहाँ पर कुछ को मैं उच्चारित कर देती हूँ, शेष को आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी। उनको आपको स्वयं करना है, क्योंकि यदि मैं सभी का उच्चारण करूँगी और सभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो का से काकः अर्थ है कौवा, ख से खगः अर्थ है पक्षी, गा से गजः अर्थ है हाथी, घा से घंटी का अर्थ है घंटी, इया। चा से चंद्रः अर्थ है चांद। शेष आप अपनी वीडियो में इसी प्रकार देखेंगे और स्वयं अपनी वीडियो को रोककर, या आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में देखकर अभ्यास जरूर करेंगे। शेष आपके सभी व्यंजनों को इन्होंने लिखा हुआ है, उनके साथ आपके इन्होंने शब्द भी दिए हुए हैं। आप अपनी वीडियो को रोककर देख सकते हैं या आप अपनी बुक से भी इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इनका उच्चारण करूंगी तो आपकी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इनको अपने आप ही उच्चारित करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपके हैं शेष व्यंजन हैं, इनको भी आप देखेंगे और उच्चारण करेंगे और इनको याद करने का भी एक प्रयास करेंगे, क्योंकि संस्कृत आपके लिए नया विषय है। तो जितना आप इस पर अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उतना ही आसान विषय हो जाएगा।
अयोगवह संस्कृत में आपके स्वर और व्यंजन इन दोनों से अलग भी कुछ चिन्ह के रूप में आपको दिखाई देते हैं। उनको अलग अलग रूप से प्रदर्शित करते हैं, अलग रूप से उच्चारित करते हैं। तो जो आपको अनुस्वार और विसर्ग, क्योंकि संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग का बहुत अधिक प्रयोग होता है, आप देखेंगे कि जो आपका हंसहा, ये आपका हलंतम माँ है और अनुस्वार भी आपका इसी रूप में प्रयोग होता है। अयोगवह क्या होते हैं? यह ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, यह केवल चिन्हों के द्वारा दिखाए जाते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वह व्यंजन के साथ होता है, लेकिन जब मूल रूप से यह दिखाई देते हैं तो वह स्वर के साथ दिखाई देते हैं। अंग और आह, यह इनका उच्चारण है। आप संस्कृत में आगे इसका प्रयोग भी देखेंगे, जैसे संपन्नः, पंकज और विसर्ग का पुनः और प्रातः। इस प्रकार आप इनका प्रयोग देखेंगे। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगवह इन सभी के अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जैसे आपके संयुक्त स्वर होते हैं जो दो स्वर के मेल से बनते हैं, उसी प्रकार दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श और का के मेल से आपका अक्ष बनता है, त्रा आपका ता और रा के मेल से बनता है, जो ज्ञ है वह जा और इया के योग से बनता है, श्रा में सा और रा के योग से वह बनता है। इससे अलग जो भी आपके, जैसे विद्या में ध्या होता है द और या के योग से, बहुत सारे आपके ऐसे शब्द हैं जहाँ पर दो व्यंजनों का मेल होता है। तो इस प्रकार जहाँ भी जब भी दो व्यंजनों का मेल होगा वह संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। इससे अलग, क्योंकि आपको शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। शब्दों को संस्कृत में पद कहते हैं और उनमें वर्ण संयोजन, जो आपके स्वर और व्यंजन हैं उनको आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। आपके वर्ण संयोजन से ही स्पष्ट हो रहा है संयोजन, यानी उनको जोड़ना। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है ज हलंत्य है, क्योंकि संस्कृत में जो भी आपके व्यंजन होते हैं वह हलंत्य होते हैं और उनको जो स्वर होते हैं वह पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ज हलंत्य प्लस में आ प्लस में ला हलंत्य प्लस में आ प्लस में माँ जो हलंत्य है। आप आगे देख रहे हैं कि इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो यह आप अपने पद में देखेंगे जलम। माँ आपका हलंत्य ही है और जो ज और ला है वह आ स्वर के मेल से पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार आप अपने से सभी पदों को देख लीजिए। यह तो आपका सामान्य आ का रूप है। आप इसी प्रकार कमलम को भी कर सकते हैं। नदी, नदी को आप एक बार समझ लीजिए। न हलंत्य है, आ आपका स्वर है, द आपका व्यंजन है तो हलंत्य है, और ई, क्योंकि ई आपका स्वर है। और जो आपके आ होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, शेष सभी स्वर अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर आप नदी में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ई है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा दा में दिखाई दे रही है। जो आ है वह केवल ना को पूर्ण कर रहा है। इस प्रकार नदी आपका पद बनेगा। शेष को आप अपने आप भी देख सकते हैं। इसको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी अध्यापिका होगी वह कक्षा में आपको वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद अच्छे से कराएंगी। यहाँ केवल आपको अभ्यास करना है और अपने जो वर्ण संयोजन है उनको एक बार ध्यान से देखना है। सभी को पढ़ना है और एक बार इन पर अभ्यास जरूर करना है। वर्ण संयोजन के समान ही आपका वर्ण विच्छेद होता है, क्योंकि संयोजन में तो हमने अलग हुए स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ा था, और वर्ण विच्छेद में उसका विपरीत होता है। जो हमारे एकत्रित हुए
वर्ण होते हैं, यानी आपका मूल शब्द होता है, उसमें आए हुए स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना होता है। जैसे धनम, धनम में आपका कौन कौन सा स्वर है, कौन व्यंजन है, उनको अलग अलग करके लिखना है। उदाहरण में देख लीजिए, धा आपका हलंतिया हो गया है, उसमें कोई भी मात्रा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी कि उसमें आ स्वर छिपा हुआ है, उसके मेल से ही वह पूर्ण रूप में दिखाई दे रहा था। फिर ना हलंतिया, आ उसका मेल हो चुका है, तो जब हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो प्लस होने के बाद अलग से दिखाई देगा, और प्लस में हलंतिया माँ है, क्योंकि यहाँ पर माँ हलंतिया है, इसके बाद हम कोई भी स्वर प्रयोग नहीं करेंगे। यह तो आपका सामान्य है। पत्रम को आप विशेष रूप से समझिए, क्योंकि इसमें आपका संयुक्त व्यंजन प्रयोग हुआ है, और जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखते हैं। पा हलंतिया है, प्लस में आ है। त्रा, त्रा आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन में ता और रा के मेल से बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ता प्लस रा, उसमें क्योंकि यह पूर्ण रूप से है तो इसमें आ प्लस हो गया है, और हलंतिया माँ आपका यहाँ पर भी है, उसके बाद हम कोई भी स्वर प्रयोग नहीं करेंगे। शेष आप अपनी पुस्तक में देखेंगे या फिर अपनी वीडियो को रोककर भी आप शेष सभी पर अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं सब पर अभ्यास कराऊंगी तो फिर वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो को देखने का या बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आपकी अध्यापिका कक्षा में ज़रूर आपको इसका अभ्यास कराएंगी। शेष यदि आपको दोबारा से इनको समझना है, कोई भी परेशानी है या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको विशेष रूप से अलग से ही एक वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद की वीडियो बना दूंगी, या आप देखेंगे प्लेलिस्ट में ऑल क्लासेस संस्कृत व्याकरण, उसमें भी इसी टॉपिक पर पहले से ही वीडियो बनी हुई है। क्योंकि यह हमारी पुस्तक दिव्यम नई पुस्तक है, तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। पुस्तक की जो वीडियो मैं बनाती हूँ वह सभी पाठों के अनुसार क्रम से ही बनाती हूँ, तो आप अपनी दिव्यम पुस्तक की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ का हम अभ्यास कार्य और जो क्रियाकलाप है वह सभी करेंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः।